everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 4 of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we are discussing about a great personality that is Albert Einstein. और इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम कर चुके हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है उस पार्ट को रिकॉल कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ 14 मार्च 1879 को जर्मनी की उल्म सिटी में हुआ था. जब उनका बर्थ हुआ तो उस टाइम पर ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं थे कि भाई हाँ ये पर्सन इतना ग्रेट बनने वाला है. इसके ऑपोजिट उनकी मदर को वो एक फ्रीक लगते थे. फ्रीक मीन्स अनयूजुअल, जो दूसरों के जैसा मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, तो अनयूजुअल उनको लगते थे, फ्रीक लगते थे. उनके हेड का साइज भी उनको बहुत बड़ा लगता था और वो दूसरे बच्चों के जैसा बिहेव भी नहीं करते थे, तो उनको वो जो है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लगते थे. जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की एज 2.5 यानी कि जब वो 2.5 साल तक के हो चुके थे, तभी तक भी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक भी वर्ड नहीं बोला था. और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक वर्ड को 2 टाइम बोलते थे. आइंस्टाइन को नहीं पता था कि भाई दूसरे बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाए, मीन्स उनके साथ कैसे बात की जाए, कैसे खेला जाए, उन्हें नहीं पता था. इसीलिए उनके जो प्लेमेट्स थे यानी कि साथ खेलने वाले उनके जो साथी थे वो उनको जो है ब्रदर बोरिंग कहते थे. ओके, सो ब्रदर बोरिंग कहते थे और दूसरे बच्चों के साथ उन्हें नहीं पता था कि भाई हाँ किस तरह का बिहेव किया जाए, कैसे खेला जाए. इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा जो है अकेले ही खेलते रहते थे और उन्हें जो है मैकेनिकल टॉयज़ के साथ यानी कि ऐसे टॉयज़ जो मशीन से रिलेटेड होते हैं उनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था. जब उनकी सिस्टर माजा का बर्थ हुआ तो माजा को देखकर वो कहते हैं कि भाई और तो सब कुछ ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ पर हैं. वो क्यों व्हील्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है मैकेनिकल टॉयज़ से खेलते रहते थे और उन टॉयज़ में व्हील्स तो होते ही थे, मशीन्स में व्हील्स तो होते ही थे, इनर पार्ट और आउटर पार्ट कहीं ना कहीं. तो इसीलिए उनको ये लग रहा था कि भाई हाँ ये भी बहुत छोटी सी है, एक खिलौने जैसी ही है, इसके भी व्हील्स होने चाहिए लाइक अदर टॉयज़. सो इसीलिए वो पूछते हैं कि भाई माजा के व्हील्स कहाँ पर हैं. ओके, देन उनके हेडमास्टर एक बार उनको फादर को कहते हैं कि आइंस्टाइन किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करे, इट डजेंट मैटर. क्यों नहीं वो मैटर करता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी भी प्रोफेशन में वो जाए वो सक्सेस होने वाले ही नहीं है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है. देन जब वो 6 ईयर्स के हुए तो उन्होंने जो है वॉयलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया, वॉयलिन लर्न करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी कि भाई हाँ वो वॉयलिन बजाना सीखे. देन आफ्टर दैट उनकी वॉयलिन में इतना इंटरेस्ट हुआ कि वो एक गिफ्टेड एमेच्योर मीन्स ऐसे पर्सन जो किसी भी एक्टिविटीज़ को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, एज अ प्रोफेशन वो उन्हें नहीं करते हैं. तो वो जो है जब बड़े हुए तो एज एक गिफ्टेड एमेच्योर वॉयलिनिस्ट बने और उन्होंने अपनी स्किल को थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके रखा. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचपन में ही सीखा और फिर उसको भूल गए, नहीं, पूरी लाइफ जो है वॉयलिन बजाते रहे. आइंस्टाइन एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे. उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है म्यूनिक से की थी. जब वो 15 मंथ्स के थे तभी जो है उनकी फैमिली म्यूनिक चली गई थी और इसीलिए उन्होंने जो है अपनी स्कूलिंग म्यूनिक से की. वहाँ पर जब वो पढ़ते थे तो ऑलमोस्ट हर एक जो सब्जेक्ट था उसमें वो जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करते थे. बट स्कूल का जो रेजिमेंटेशन मीन्स जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उससे जो है वो बड़े ही स्टिफल्ड यानी कि बड़े सफोकेटेड हो गए थे और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल को छोड़ देंगे, मीन्स स्कूल में आगे पढ़ाई नहीं करेंगे. द प्रीवियस ईयर यानी कि उससे पिछले साल ही एल्बर्ट्स के पेरेंट जो है म्यूनिक से कहाँ मिलान चले गए थे और उन्होंने आइंस्टाइन को अपने एक रिलेटिव को घर छोड़ दिया था अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करने के लिए. बट वहाँ पर तो वो स्कूल में कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते थे. तो एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड मीन्स विच कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने जाहिर की अपने पेरेंट्स को, कहा कि भाई वो जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में. तो क्योंकि वहाँ पर म्यूनिक के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा लिबरल बिहेवियर था, यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होते थे, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं था, तो इसीलिए जो वहाँ पर जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहते थे. आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में और उनका फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. अपनी स्कूलिंग को फिनिश करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का डिसाइड किया. वहाँ पर वो साइंस पढ़ते थे, यानी कि उन्होंने जो है साइंस साइड ही ली थी. फिजिक्स और मैथ्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. सिर्फ साइंस में ही उनका इंटरेस्ट नहीं था, एक और चीज़ में उनका इंटरेस्ट था. दैट वॉज हिज क्लासमेट मिलेवा मैरिक. मिलेवा मैरिक जो है वो मिलेवा मैरिक भी उन्हीं की तरह बहुत ही इंटेलिजेंट थी और इसीलिए एल्बर्ट उसको क्लेवर क्रीचर बोलते थे. वो एक साइबेरियन गर्ल थी और स्विट्ज़रलैंड अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आई थी, क्योंकि उस टाइम यूरोप में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो वुमेन को हायर डिग्री नहीं देते थे. सो स्विट्ज़रलैंड में
ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर विमेन की हायर डिग्रीज के प्रोविजंस थे, इसीलिए जो है वो वहाँ पर अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आई थी। ओके, मिलेवा और आइंस्टाइन दोनों के थॉट्स एक दूसरे से बहुत मिलते थे। फर्स्ट थिंग तो दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो आर्ट में और म्यूज़िक में था। इसके कंपैरेटिवली आइंस्टाइन की फैमिली मेम्बर और उसके फ्रेंड्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी जो है आर्ट और म्यूज़िक में नहीं था, और वो जो है उसके लिए उसको स्टायर करते रहते थे हमेशा। बट मिलेवा और आइंस्टाइन के थॉट आपस में बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों का इंटरेस्ट आर्ट और म्यूज़िक में था, और इसीलिए जो है दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए और थोड़े टाइम बाद दोनों को आपस में लव हो गया। ओके, देन 1900 एट द एज ऑफ 21 आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट की, और बट उस टाइम पर वो अनएम्प्लॉयड मीन्स विदाउट जॉब थे। उन्होंने जो है एज अ टीचिंग असिस्टेंट वर्क किया, प्राइवेट लेसन्स दिए, और एट लास्ट 1902 में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जो है एक बैरन में जो है वर्क ढूंढ लिया, अपनी जॉब ढूंढ ली। और वहाँ पर वो जो है जो लोग वहाँ पर इन्वेंशंस करते थे, नई नई इन्वेंशंस करते थे, उनको वो जो असेस करते थे, यानी कि उनको देखते थे वेदर दे आर रॉन्ग और राइट। इसके साथ साथ वो जो है अपने एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे। और जहाँ उनका डेस्क था, अपने डेस्क के ड्रॉवर में जो है वो नए नए आइडियाज़ की कॉपीज़ को रखते थे। और एक बार उन्होंने मजाक करते हुए अपने डेस्क के ड्रॉवर को कहा ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ तक हम जो है कर चुके थे, आज हम आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। 1905 में एक फेमस न्यूज़पेपर में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और जो डिस्टेंस हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, यानी कि हमेशा जो है सही करेक्ट नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। वो क्या कहते हैं कि अगर हम टू क्लॉक्स लेते हैं और दोनों ही क्लॉक्स में सेम टाइम है, सेम टाइम पर हम दोनों क्लॉक्स को फिक्स करते हैं, उसके बाद हम एक लॉन्ग जर्नी पर चले जाते हैं, और जब इस लॉन्ग जर्नी से वापस आने के बाद अगर हम दोनों क्लॉक्स के टाइम को मैच करते हैं तो वहाँ पर दोनों क्लॉक्स में जो टाइम है वो डिफर होगा, सेम नहीं होगा। तो वही चीज़ वो बताना चाह रहे थे। इससे पहले ये कंसिडर किया जाता था कि भाई हाँ, टाइम और डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है, हर एक सिचुएशन में सेम रहता है, बट उन्होंने बताया कि टाइम और डिस्टेंस जो है कभी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, करेक्ट नहीं होते हैं। ओके, From this followed the world's most famous formula which describe the relation between mass and energy। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो फेमस फॉर्मूला, वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला हमें दिया जो कि मास और एनर्जी के रिलेशन को शो करता है, एंड विच इज़ दैट फॉर्मूला E = mc²। In this mathematical equation, E stands for energy, M stands for mass, and C stands for speed of the light in a vacuum about 3 lakh kilometer पर सेकेंड। ओके, अपने ये जो थ्योरी थी उनकी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पर वो बताते हैं कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, इसको उन्होंने एक एग्जांपल से समझाया। क्या एग्जांपल उन्होंने दिया है कि सपोज आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो उसके साथ बातें करते हुए कब आपने जो है 2 आवर्स स्पेंड कर दिया आपको पता ही नहीं चलेगा। मीन्स वो 2 आवर्स जो है आपको 2 मिनट्स के जैसे लगेंगे। इसके कंपैरेटिवली अगर आप किसी गर्म स्टोव पे बैठे हैं, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए ही वहाँ पर बैठे हैं, तो वो 2 मिनट्स भी आपको जो है 2 आवर्स के जैसे लगेंगे। मीन्स कभी भी टाइम इक्वल एब्सोल्यूट नहीं होता है। यहाँ पर आपको 2 आवर्स 2 मिनट के जैसे लग रहे हैं, यहाँ पर 2 मिनट्स आपको 2 आवर्स के जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने यही जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको दी, कभी भी टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन जो है फिजिक्स की बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो कैसी हो गई थी, स्टार्टिंग टू फेल होना स्टार्ट हो गई थी। वाई इट इज़ फेल्ड? एल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद एल्बर्ट जो है मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट उनकी मदर जो है इसके अगेंस्ट थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मदर, उनकी मदर क्या सोचती थी कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 इयर्स बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हर उन्हें लगता था कि भाई हाँ, अगर वो 1 ईयर बड़ी है, 6 मंथ बड़ी है, या फिर 2 मंथ्स बड़ी है, तो हम जो है शादी कर सकते हैं। लेकिन वो 3 इयर्स जो है उन एल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़ी है, तो इसीलिए उनकी शादी
आपस में नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी उनसे भी बोदर हो चुकी थी। मीन्स वो क्या कहती हैं कि मिलेवा भी तुम्हारे जैसी एक बुक ही है, दोनों फीलिंगलेस हो, तुम्हारे इस रिलेशनशिप में लव नहीं होगा, तुम्हारी मैरिज लाइफ जो है लंबी नहीं चलेगी, इसीलिए तुम दोनों को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। तो उनकी ये बातें सुनकर आइंस्टाइन जो है अपनी वेडिंग को टाल देते हैं, वो शादी नहीं करते हैं। बट फिर भी जो है दोनों एक दूसरे से लव करते थे, शादी करना चाहते थे। तो द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में दोनों ने शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मैरिज जो है फेल्टर्ड यानी कि वीक हो गई, उनके रिलेशन अच्छे नहीं चले। जैसा कि उनकी मदर ने कहा था कि दोनों इंटेलिजेंस हो, दोनों के अंदर इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा, दोनों इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हारी ये इंटेलिजेंसी जब आपस में टकराएगी तो तुम्हारे थॉट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो सेम थिंग उनके साथ हैपन हुई। उनकी मैरिज जो उनका मैरिड रिलेशन था वो वीक होता चला गया। मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और इस टाइम पर यानी कि जब उनकी शादी के बाद मिलेवा जो है उनकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी यानी कि जो उनकी जो एम्बिशंस थी वो खो रही थी, क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई थी, तो वो अपनी इंटेलिजेंस को खो रही थी। सो आफ्टर अ फ्यू ईयर ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और बहुत लंबे झगड़े के बाद 1919 में जो है कपल एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और उसी ईयर यानी कि 1919 में ही आइंस्टाइन अपनी कजन एल्सा से शादी कर लेते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंट विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टाइन का जो ये न्यू पर्सनल चैप्टर था वो जो है कोइंसिडेंट बन गया था उनकी वर्ल्ड फेम, यानी कि जैसे उनका ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ साथ साथ में उनकी जो है पूरे वर्ल्ड में फेम स्टार्ट हो गई थी, लोग उन्हें जानने लग गए थे। 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और 1950 में उन्होंने जो है अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसकी वजह से उन ग्रेविटी में एक नई इंटरप्रिटेशन यानी कि एक नई नॉलेज लोगों को मिली। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate, और 1919 में जो एक सन एक्लिप्स हुआ यानी कि सूर्य ग्रहण लगा, तो इस चीज़ ने उनको प्रूफ भी कर दिया कि उस टाइम पर जो है उन्होंने बड़ी एक्यूरेटली कैलकुलेट करके रखा था हर एक चीज़ को कि किस तरह से कितने टाइम में कितने डिस्टेंस में लाइट जो है कहाँ से कैसे ट्रैवल करेगी। लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल नहीं करती है, लाइट में जो है कई बार बैरियर्स भी आ जाते हैं। हर एक चीज़ को उन्होंने एक्यूरेटली कैलकुलेट करके रखा, और 1919 में जब सोनार एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण लगा, तब ये चीज़ जो है प्रूफ भी हो गई। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम fixed star would be deflected through the sun's gravitational force, and the newspaper proclaimed his work as a scientific revolution, और न्यूज़पेपर में उनके जो है इस वर्क को पब्लिश किया गया, और उनको किस नेम से पब्लिश किया गया, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 में फिजिक्स में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the papers, पूरे वर्ल्ड में जो है उनको सम्मान दिया गया, लोग उनको जो है इनवाइट्स करने लगे, और उनके प्रेस में उनके बारे में जो है आर्टिकल्स छपने लगे जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल उनके बारे में होते थे। When the Nazis come to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. Emigrated का मीनिंग होता है किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाना। ओके जब 1933 में जर्मनी में नाजीज जो है पावर में आए, तो वहाँ पर आइंस्टाइन जो है जर्मनी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गए थे। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, और 5 years बाद यानी कि 1938 में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, यानी कि यही वो मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जिसकी डिस्कवरी बर्लिन में हुई। इसके बाद जो फिजिस्ट थे उनके बीच में जो है एक बहुत ही इन एन अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। क्यों अपसेट हो गए थे? मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम द फैसिज्म नॉट just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use the atomic bomb. बहुत सारे लोग जो है फैसिज्म मीन्स जहाँ पर एक ही लीडर अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है, यानी कि एक ही लीडर का राज्य चलता है, जैसे जो है हिटलर का राज्य जर्मनी में चल रहा था। तो बहुत सारे लोग वहाँ से जो है भाग गए थे। आइंस्टाइन भी वहाँ से चला गया था जर्मनी को छोड़कर, और अब वो लोग डर रहे थे कि नाजीज जो हैं वो इस न्यूक्लियर फिजन का यूज़ करेंगे और एटम बम बनाएंगे, और एटम बम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो इसलिए वो लोग डर रहे थे।
एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्ट, अपने एक कलीग की रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वॉन्ड, उन्होंने जो है 2 अगस्त 1939 को अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वॉर्न किया, क्या वॉर्न किया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। वो क्या कहते हैं कि इस तरह का एक ही बॉम्ब पूरे पोर्ट को, अगर उसको किसी पोर्ट पर गिराया जाए तो पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, पोर्ट को ही नहीं इसके साथ साथ पोर्ट के साथ की जो टेरिटरीज यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज होंगी उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल हैव एन इफेक्ट, और उनके वर्ड्स ऐसा नहीं है कि भाई उनके वर्ड्स को के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनके वर्ड्स के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, और अमेरिकन्स ने जो है एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया सीक्रेट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्होंने किसी को नहीं बताया कि दे आर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ बॉम्ब, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में 2 जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने जो है इसको गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ इसकी वजह से आइंस्टाइन पूरी तरह से हिल गए थे। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन, और इस बार उन्होंने जो है पब्लिक मिसिव का मीनिंग होता है लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर जो है उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, यूनाइटेड नेशंस को लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, अपने इस लेटर में उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए का प्रपोजल दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जो उन्होंने लेटर रूजवेल्ट को लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई अगर नाजीज ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और उन्होंने किसी प्लेस पर गिरा दिया तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था अमेरिकन पर। उन्होंने जो है सीक्रेटली एक बॉम्ब बनाया और उसको जो है जापानीज सिटीज़ पर यूज़ कर दिया। बट ये वाला जो लेटर उन्होंने लिखा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, मतलब इसके ऊपर कोई जो है फोकस नहीं किया गया, किसी तरह की कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की गई। मीन्स वो चाहते थे कि एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जो ये डिसाइड करे कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्रीज की टेरिटरीज में नहीं घुसेगी या फिर किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। मीन्स चारों तरफ पीस एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने जो है ये लेटर लिखा था। बट इस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले नेक्स्ट डिकेड मीन्स द स्पेन टाइम ऑफ 10 years, लेकिन आने वाले डिकेड में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। आने वाले 10 years में आइंस्टाइन जो है पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और इन्होंने जो है अपनी एजिटेटिंग यानी कि उन्होंने इस चीज़ को डिस्टर्ब वाद विवाद किया कि भाई हाँ हमें जो है ये जो वॉर्स नहीं करने चाहिए, हमें पीस को एस्टेब्लिश करना चाहिए। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया क्योंकि वर्ल्ड नॉन थी, ये लोग उनको जानते थे, तो जहाँ भी लोगों को कैंपेन इकट्ठा करते थे लोग आने के लिए रेडी हो जाते थे। तो उन्होंने जो है पीस और डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाई। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, आइंस्टाइन की डेथ जो है 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के थे तब हो गई थी। जब उनकी डेथ हुई तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। उनको जो है याद किया गया, किस रूप में याद किया गया? एज अ विजनरी। विजनरी मीन्स अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के बारे में ओरिजिनल और इंटेलिजेंट वे से सोचता है, तो एज अ विजनरी उनको याद किया गया। इसके साथ साथ उन्हें जो है वर्ल्ड सिटीजन और एज अ साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी याद किया गया और आज भी उनको याद किया जाता है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। सो यहाँ पर हमने रीड आउट किया कि किस तरह से जो है जो चैप्टर का टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन सच में एक ब्यूटीफुल माइंड थे, कैसे वो एक ब्यूटीफुल माइंड थे। मीन्स उन्होंने साइंस में बहुत सारे इन्वेंशंस किए, इसके साथ साथ उन्होंने लोगों के बारे में भी सोचा कि भाई हाँ हमेशा हमें जो है अपना पीस डेवलप करके रखना चाहिए, वॉर नहीं करने चाहिए, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का डिस्ट्रक्शन होता है या फिर बिल्डिंग्स का, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, हमें पीस एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, ही वॉज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल ऑल्सो, दैट्स वाई ही इज़ रियली अ ब्यूटीफुल माइंड। Okay, so here we have completed reading. I hope you got all the things related to Albert Einstein. Please let me know in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.